हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम लोग जो देखने वाले हैं वो ये देखने वाले हैं कि सेल और सेल के सिमिलर जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो डिफरेंट कैसे होते हैं। ठीक है, एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन जो है ये इससे भी पूछा जाता है कि सेल और जो सेल के सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आप लोगों को याद होगा तो कल मैंने एक एग्जाम्पल लिया था कि मैंने अपनी गाड़ी ऐसे ही किसी लास्ट लेक्चर में हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि मैंने अपनी गाड़ी ऐसे ही किसी को चलाने के लिए दे दी। तो वो उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए दी थी, वो गाड़ी चलाने के लिए मैंने उसे उसे कुछ काम था उसके लिए दी थी। उसके ऊपर उसका जनरल राइट या फिर जनरल प्रॉपर्टी नहीं थी, वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी थी कि एक बार उसका वो जो पर्पस है ये अकम्प्लिश हो जाएगा, फिर वो पर्टिकुलर गाड़ी जो है ये मुझे वो पर्सन वापस लाके दे देगा। यही हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, सेल पढ़ने वाले हैं, सोगा के अंदर पढ़ने वाले हैं, मतलब ये सारे के सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स होने वाले हैं बच्चों, ये सब के सब कॉन्ट्रैक्ट्स किसके ऊपर होने वाले हैं आप मुझे बताइए। ये सब के सब मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए ही होने वाले, ये आपको एकदम अच्छे से याद रखना। ठीक है, आज हम लोग देख रहे हैं कि सेल हायर परचेज से डिफरेंस कैसे होता है। टुडे आई विल ट्राई टू कंप्लीट इन दिस लेसन द एंटायर यूनिट। हम लेक्चर के अंदर ये जो पूरा यूनिट बचा है हायर परचेज है। देन इसके अलावा दिया है सेल बेलमेंट के साथ में कैसे अलग है। देन सेल और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर के साथ में कैसे अलग है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाया कैसे जाता है, सब्जेक्ट मैटर क्या है, एट सेक्शन 9 एंड 10 असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस और वैल्यूएशन। और अगर आप लोग देख रहे हो तो इतना ही टॉपिक बचा है जिसमें आपका यूनिट 1 जो है सोगा का ये पूरे अच्छे से क्लियर हो जाता है। किसी भी तरीके का डाउट आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। एट द सेम टाइम हम लोग एक दिन फेस टू फेस ऑनलाइन ही मिलने वाले हैं, तो आप उसमें भी हम लोगों को पूछ सकते हैं। बट कंडीशन बीन, इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, इसके लिए आप लोगों को लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, आप लोगों को नोट्स बनाना पड़ेगा और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तो ही डाउट आएगा। अदरवाइज तो कोई डाउट नहीं आएगा। मतलब मैं समझ जाऊंगी कि मेरे सारे स्टूडेंट्स को जो मेरा मोटिव है 90+ स्कोर करना वो आ ही जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। व्हाट इज हायर परचेज। अच्छा मैं तुमको बता दूं, कई बार क्या होता है, देखो सुन लो, तुम्हारे पास में ना गुड्स को कंज्यूम करने के दो तरीके होते हैं। जैसे समझो, गुड्स को कंज्यूम करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये होता है कि तुम क्या करते हो, पैसे देते हो और वो कमोडिटी इमीडिएटली तुम्हारे पोजेशन के अंदर आ जाती है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर आज ऐसा मुझे लगता है जो भी हम लोग सेलफोन यूज कर रहे हैं, घर पे टेलीविजन देख रहे हैं, देन ये लैपटॉप पे अगर आप लेक्चर देख रहे होगे तो किसी भी उसके ऊपर, तो अगर कमोडिटी का पोजीशन इमीडिएटली आपके पास में आ गया तो उसे हम लोग सेल कहते हैं। मैम ये आपने हमको कल बताया था और हमें एकदम अच्छे से याद भी हो गया। ठीक है, अब आगे देखना। तो मैम हायर परचेस कैसे होता है, तो सेल तो सबको पता है। देखो बच्चों, आगे का याद करो पीछे का भूल जाओ, ऐसा ना करो। ठीक है, तो अब हम लोग देख रहे हैं कि हायर परचेस क्या होता है। तो देखो हायर परचेस मतलब क्या, कई बार क्या होता है कि तुमको गुड्स का पोजेशन तो मिल जाता है इमीडिएटली, बट क्लियर टाइटल नहीं मिलता। मैम समझ नहीं आया, आप कुछ और बताओ। अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल चलिए, हमारे एग्जाम्पल हमारी टुनटुन मौसी सभी को याद है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल सुनना क्या होता है। तो समझो ये यहाँ छोटा भीम था, ये छोटा भीम है एकदम हमारा खुश, और ये हमारी टुनटुन मौसी। ये कौन है, हमारी टुनटुन मौसी। अब समझो छोटा भीम के पास में ये एक गाड़ी है, ये एक गाड़ी है, समझो ये गाड़ी है बच्चों, यहाँ कोई बैठ सकता है, गाड़ी चला रहा है। ठीक है, ये समझो एक ट्रक है। ध्यान से सुनो, समझो, मुझे लगता है स्टोरी से सब चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए सुनो। तो ये क्या है, उसकी गाड़ी है। ठीक है, ये उसके पहिए कर दिए हमने, दो पहिए की गाड़ी है। ठीक है मैम, चलिए हम समझ गए। अब टुनटुन मौसी ना लड्डू बनाती है। टुनटुन मौसी क्या करती है, लड्डू बनाती है। मैम आप लड्डू ही बना दो इससे अच्छा। ये देखो टुनटुन मौसी के लड्डू, ये एक बास्केट के अंदर टुनटुन मौसी के ये बहुत सारे लड्डू जो है ये रखे हुए हैं। ठीक है, अब टुनटुन मौसी कहती है यार भीम सुनना, मुझे ये जो लड्डू है ना, ये मुझे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए ना एक ट्रक चाहिए।
टुनटुन मौसी कहती है कि भीम सुन ना, मुझे ये जो लड्डू है ये एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए एक ट्रक चाहिए। छोटा भीम कहता है हाँ भाई मेरे पास में ट्रक है मौसी, तुम क्यों चिंता करती हो। तो उसने क्या किया, भीम ने ये ट्रक मौसी को हायर परचेस के लिए दे दिया। ये जो ट्रक है छोटा भीम के पोजेशन में था, ये किसको दे दिया, हायर परचेस। तो मैम ये हायर परचेस ही तो कौन सी चिड़िया का नाम है, ये हायर परचेस ही तो कौन सी चिड़िया का नाम है मैम। तो क्या किया, तो टुनटुन मौसी ने पूछा भीम कितने का है ये ट्रक। टुनटुन मौसी छोटे भीम ने कहा कि ये जो ट्रक है ना मौसी, ये है 6 लाख रुपए का। हाँ ट्रक इतने ही महंगे आते हैं, ये है 6 लाख रुपए का। और मौसी तुम एक काम करो, ये जो पर्टिकुलर ट्रक है ये तो मुझे हर साल के या फिर समझो हर महीने के 10-10 लाख रुपए में दे दो, मतलब 6 लाख रुपए आपकी क्या आएगी, हर मंथ की ईएमआई आएगी। ऐसे टोटल कितनी ईएमआई होगी बच्चों बताओ, ऐसे टोटल 6 ईएमआई होगी हमारे पास। तो भाई जब तक टुनटुन मौसी ये 6 ईएमआई पे नहीं करती है पूरा का पूरा, तब तक ये ट्रक किसका रहने वाला है, छोटा भीम का ही रहने वाला है। हाँ यूज तो ये करेगी अपने लड्डू बेचने के लिए, यूज तो टुनटुन मौसी करेगी अपने लड्डू बेचने के लिए, पर इसकी ओनरशिप, इसकी पूरी की पूरी ओनरशिप टुनटुन मौसी के पास में नहीं आई है, इसकी पूरी की पूरी ओनरशिप टुनटुन मौसी के पास में नहीं आई है। ठीक है, तो कब आएगी मैम इसकी पूरी की पूरी ओनरशिप, जब ये अपना 6th इंस्टॉलमेंट पे कर देगी, जब ये अपना 6th इंस्टॉलमेंट पूरा कंप्लीट कर देगी तब इसके पास में क्लियर टाइटल या फिर ओनरशिप आएगी। बताओ बच्चों हायर परचेज का मतलब समझ में आ गया क्या। तो मैम जो हम लोग फोन लेते हैं ईएमआई के ऊपर, तो हम जब तक ईएमआई नहीं देते तब तक उसका क्लियर टाइटल क्या अपने पास में नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता, याद रखना। एग्जाम्पल याद रहेगा क्या, छोटा भीम याद रखो सोगा के अंदर, तो एकदम अच्छे से हमको समझ आ जाएगा। बताओ समझ में आया क्या हायर परचेज का मतलब। ठीक है चलिए अभी हम लोग लॉ के लैंग्वेज में देखते हैं कि उन्होंने हायर परचेज का मतलब जो है ये क्या बताया। ठीक है चलिए सुनना। हाँ तो इस डिफरेंस हमें समझ में आ गया कि सेल में तो इमीडिएटली पोजेशन हमारे पास में आ गया, हायर परचेज में भी आ जाता है पोजेशन तो, बट ओनरशिप नहीं आती है। ठीक है चलिए, contract of sale resembles with contract of hire purchase very closely, and indeed the real object of contract of hire purchase is sale of the goods ultimately. ऑब्जेक्ट हमारा इंटेंशन क्या है वो हायर परचेस से, हमारा इंटेंशन है कि हमें गुड्स को क्या करना है, बेचना ही है। तो हायर परचेस एग्रीमेंट्स आर गवर्न बाय हायर परचेस एक्ट 1972, और सो का सेल हुआ तो वो किसके अंदर आ जाएगा, सेल हो गया तो वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंदर आ जाएगा। Term hire purchase agreement means an agreement under which goods are let on hire, under which the hirer has an option to purchase them in accordance with the terms of the agreement, and includes an agreement under which possession of goods is delivered by the owner thereof to a person on condition that such person pays the agreed amount to periodical installment. ठीक है एक सेकेंड, the property in the goods is to pass to such person on the payment of the last such installment, and such person has to terminate the agreement at any time before the property so passes. Nonetheless, a sale has to distinguish from a hire purchase as their legal incidents are quite different. चलिए कोई दिक्कत नहीं है मैम, आप हमें बताओ यहाँ क्या लिखा है। पहली तो चीज, पहला क्या है, सेल अगर हुआ तो इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाएगा, बट वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अकॉर्डिंग गवर्न करेगा। ठीक है मैम हमें समझ में आएगा। हायर परचेस के अंदर हायर परचेस एक्ट गवर्न करेगा 1972 का। हायर परचेस होने के लिए 3 कंडीशन कंपलसरी, बताइए समझ में आया क्या। देखो जहां पे स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड, जहां एंड दिया है ना, मतलब वो तीनों भी कंडीशन कंपलसरी प्रेजेंट होनी चाहिए। और इस लॉ के अंदर ऑप्शनल, और इस लॉ के अंदर ऑप्शनल, इधर भी कंडीशन फुलफिल हुई तो चलेगा, बट जब एंड आ जाता है ना तो वो कंपलसरी होती है। जब एंड आ जाता है तब वो चीज क्या होती है, कंपलसरी होती है। तो क्या कह रहे हैं कि अंडर विच हायरर हैज एन ऑप्शन टू परचेज देम इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट। और कल हमने पढ़ा कि कंडीशन हुई तो क्या सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, क्या हो सकता है, पर देखना क्या क्या बताया है। जहां पे पोजेशन ऑफ गुड्स इज डिलीवर्ड बाय द ओनर देयरऑफ टू अ पर्सन ऑन कंडीशन, क्या कंडीशन थी कि आप क्या करोगे, इंस्टॉलमेंट में मुझे पैसे दोगे। पीरियोडिकल इंस्टॉलमेंट में बात की है कि नहीं बताइए, पीरियोडिकल इंस्टॉलमेंट में बात की है कि नहीं बताइए। ठीक है चलिए, एंड और अगेन एक और कह रहे हैं उसका जो पेमेंट है, उसका जो पेमेंट है कब गुड्स पास होगा, तो कह रहे जब तुम लास्ट इंस्टॉलमेंट उसका परचेस वो दे दोगे उसे, तब वो गुड्स तुम्हारे पास में आ जाएंगे। और एंड कह रहे हैं
such person has a right to terminate the agreement at any time before property so passes. Say for example छोटा भीम है और टुनटुन मौसी है, तो भाई उस पर्सन के पास में राइट है, जब तक ये प्रॉपर्टी टुनटुन मौसी के पास में नहीं चल जाती उसके पहले ही छोटा भीम क्या कर सकता है, कोई टर्मिनेट मतलब कैंसिल कर सकता है, उसके बाद में ये एग्रीमेंट को वो कैंसिल नहीं कर सकता। एक बार गुड्स डिलीवर हो गए, एक बार ओनरशिप चली गई, बस सेलर का कोई भी राइट नहीं रहेगा। बताओ तीनों कंडीशन समझ में आ गई क्या बच्चों? तीनों कंडीशन समझ में आ गई क्या हायर परचेज की? एक बार देख लो जल्दी से। ओके चलिए, अब हम लोग जो डिफरेंसेस दिए हैं वो देख लेते हैं सेल और हायर परचेज में। पहला दिया है टाइम ऑफ पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी। हियर वी एवरीवन नो प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। प्रॉपर्टी का मतलब होता है ओनरशिप। प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है बच्चों? ओनरशिप। ठीक है, तो हमको पता है सेल में तो इमीडिएटली ओनरशिप क्या होती है, पास हो जाती है। और इसमें कब होगी? जब लास्ट इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा। कब होगी बच्चों? जब लास्ट इंस्टॉलमेंट गुड पासेस टू द हायरर। हायरर मतलब जिसने लिया है, टुनटुन मौसी, अपॉन पेमेंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट। ठीक है, पोजीशन ऑफ द पार्टी, द पोजीशन ऑफ द बायर इज दैट ऑफ द ओनर ऑफ द गुड्स। जो परचेज कर लेगा वो ओनर बन जाएगा। बट यहाँ पे बेली टिल ही पेज क्या होगा? टिल ही पेज द लास्ट इंस्टॉलमेंट। मैम ये नया वर्ड आ गया बेली। तो देखो बच्चों, कल हमने जो एग्जाम्पल लिया था ना कि मैंने गाड़ी किसी को, बस उसे कहीं एग्जाम देने जाना था बोल के मैंने उसे गाड़ी दी थी अपनी। ठीक है, बस उतने ही टाइम के लिए मैंने उसे अपनी गाड़ी दी थी। तो जिसको मैंने गाड़ी दी वो हो जाएगा बेली, और मैं कौन हूं? बेलर। मैं कौन हूं? बेलर। तो यहाँ पे बेली की ही रहेगी। मतलब अगर तुम लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं करते हो तब तक तुम उसके ओनर नहीं माने जाओगे। समझ में आ गया? चलिए ठीक है। टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे द बायर कैन नॉट टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट एंड इज बाउंड टू पे द प्राइस। क्योंकि भाई ये सेल ऑफ गुड्स है, यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, अब तुम टर्मिनेट नहीं कर सकते हो। बायर बायर टर्मिनेट नहीं कर सकता है। The hirer may, if he so likes, to terminate the contract by returning the goods to its owner without any liability. तो यहाँ पे हायर क्या करता है कि भाई समझो उसने 3 इंस्टॉलमेंट दी। ठीक है, वो ट्रक की छोटा भीम को, टुनटुन मौसी ने छोटा भीम को 3 इंस्टॉलमेंट दी। तो यहाँ पे मौसी क्या करेगी? बाकी की लाइबिलिटी नहीं इनकर करने के लिए उसे वो गुड से रिटर्न कर देगी। समझ में आ गया? तो यहाँ पे ये क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया। ठीक है, चलिए। बर्डन ऑफ रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर। अब देखो मैंने कल ना ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझाया था और बहुत इंपॉर्टेंट भी था कि इंसॉल्वेंसी है क्या। तो कह रहे हैं द सेलर टेक्स द रिस्क ऑफ एनी लॉस सेलर रिटर्निंग फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर। सेलर के पास में होता है। द ओनर टेक्स नो सच रिस्क फॉर इफ द हायरर फेल्स टू पे द इंस्टॉलमेंट द ओनर हैज राइट टू टेक बैक द गुड्स। तो यहाँ पे ओनर के पास में क्या होगा? अगर टुनटुन मौसी फेल हो जाती है पैसे देने के लिए, तो ओनर के पास में क्या ऑप्शन रहेगा कि ओनर क्या करेगा? वो गुड्स क्या कर देगा? वापस वापस ले लेगा। तो छोटा भीम वापस ले लेगा। बट यहाँ पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है सेल के अंदर। यहाँ पे तुम गुड्स जो है ये वापस नहीं ले सकते हो। ठीक है, याद रखना है। ट्रांसफर ऑफ टाइटल, यहाँ पे बायर इमीडिएटली ट्रांसफर कर देता है टाइटल। यहाँ पे अगर कोई बोनाफाइड, बोनाफाइड का मतलब होता है जब द वन हु इज जेन्युइन। ठीक है, तो जेन्युइन परचेसर रहेगा, तो जब तक वो लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं देता तो हम लोग टाइटल उसे पास नहीं कर सकते। ठीक है, और रीसेल का राइट है यहाँ पे हायर परचेस में। जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं होगी ऑफकोर्स तब तक हम उसे रीसेल का राइट नहीं दे सकते हैं। अगर टुनटुन मौसी को वो ट्रक अगर किसी जग्गू कालिया को किसी को बेचना होगा तो वो क्या करेगी? जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं देती है तब तक वो उसे नहीं बेच सकती किसी और को। ठीक है, अगर बच्चों अगर तुमने ये चीज देखी होगी तो आपको इस चीज से बहुत ही क्लियर एक चीज समझ में आ रही होगी कि ये कुछ चीजें ना बहुत जनरल है, मतलब हमको पता है, बट डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि हमें उसे लीगल वर्ड्स में लिखना है। डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि आपको उसे क्या करना है? लीगल वर्ड्स में उसे क्या करना है? लिखना है। बस इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, चलिए एक बार पढ़ लीजिए डिफरेंसेस। यस, so you do not have any doubt into this. Let's proceed. अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये था सेल और हायर परचेज। आज हम लोग देखते हैं बेलमेंट। मैंने एग्जांपल तो तुमको दे दिया। बेलमेंट मतलब क्या? बेलमेंट में क्या होता है? तुम पर्टिकुलर पर्पस के लिए गुड्स को देते हो और जब वो पर्पस अकम्प्लिश हो जाता है तो तुम्हें वो गुड्स रिटर्न कर देने होते हैं। ठीक है, डिस्पोज जो होता है वो बेलर को वापस दे देने पड़ते हैं जिस कंडीशन में उसने दिए थे, और या फिर जो ऑर्डर वो तुम्हें दे रहा है कि उसके अकॉर्डिंग उसकी तुम्हें डिलीवर कर देने होंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो जो गुड्स देता है किसी को, जो दे रहा है वो है बेलर, और जिसे दिए जा रहे हैं वो है बिल। ठीक है, चलिए।
तो बेलमेंट इज डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। मैंने कहा था किसी बच्चे को कहीं जाना होगा, उसके लिए दिया था स्पेसिफिक पर्पस अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी under contract on the condition that the same goods are to be returned when purpose is accomplished। accomplished मतलब जब पूरा complete हो गया होगा वो, to the bailor or to be disposed according to the direction of the bailor। ठीक है, जैसे उसने कहा होगा भाई लिया तो उसने गाड़ी मेरे घर से था, बट मैंने कह दिया कि भाई मेरे ऑफिस के ऊपर तो डिलीवर करवा देना। ठीक है, तो ये ऐसे अगर जो भी मैंने उसे ऑर्डर दिया होगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, देखना डिफरेंसेस दिए हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है सेल के अंदर, द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर, सो इट इज ट्रांसफर्ड टू जनरल प्रॉपर्टी। इसे हम लोग जनरल, सेल के अंदर जनरल प्रॉपर्टी की बात होती है, यहाँ पे ये लोग स्पेशल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं मैम, हमको समझ में आ गया। देन रिटर्न ऑफ गुड्स, यहाँ पे सेल हो गया तो रिटर्न जो है ये पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे बेलर को गुड्स जो है ये वापस दे देने होते हैं। यहाँ कंसिडरेशन जो है ये इन टर्म्स ऑफ मनी होता है। यहाँ पे ग्रेटिटियस और नॉन ग्रेटिटियस दोनों भी होता है। देखो ग्रेटिटियस इज वॉलेंटरीली, दिल से, है ना, दिल से कंसिडरेशन आप दे सकते हैं। नॉन ग्रेटिटियस भी होता है। तो देखना कैसे होता है कि जैसे अपन अपने दोस्त को गाड़ी दे देते हैं, है ना, तो ग्रेटिटियस ऐसे ही दे दिया भाई हमने, नॉन ग्रेटिटियस भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे मनी कंसिडरेशन होने की कोई जरूरत नहीं है। आई होप यू आर क्लियर विद दिस ऑल्सो। ठीक है, चलिए चलते हैं। एक और फॉर्म है सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर। ये वर्क एंड लेबर क्या होता है, देखो मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मैम चलिए एग्जांपल दे दीजिए। तो कई बार क्या होता है, देखो घर पे अपने ना गोल्ड रखा हुआ रहता है, कई बार अपने घर पे ना गोल्ड रखा हुआ रहता है। तो अब ना हम लोग वो गोल्ड काफी पुराना हो जाता है, से फॉर एग्जाम्पल गोल्ड का बिस्किट रखा है। ठीक है, अब वो ना बिस्किट का, तो हम वो बिस्किट पहन के तो घूम नहीं सकते, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना सुनार के पास में जाते हैं और कहते हैं कि देख भाई सुन, तो एक काम कर, ये जो पर्टिकुलर गोल्ड जो बिस्किट मैं तुझे दे रही हूँ, इसका मुझे एक सुंदर सा नेकलेस बना के दे दे। मैंने कह दिया कि भाई सुन एक काम करो कि तुम मुझे इसका एक सुंदर सा नेकलेस बना के दे दो। ठीक है, तो सुनार कहता है ठीक है चलेगा। तो अब जब वो मुझे बिल देगा तो वो गोल्ड और वो जो बनाया है उसने दोनों का मिला के देगा या सिर्फ मेकिंग चार्जेस का देगा? ऑफ कोर्स सिर्फ और सिर्फ किसका देगा, मेकिंग चार्जेस का ही देगा। तो भाई ये पर्टिकुलर बात करी वर्क एंड लेबर की, तो जो काम किया उसके ही आपको पैसे, वो गुड्स आपको उसी में कंडीशन में वापस मिलेंगे। देखना क्या क्या है। A contract of sale of good is one in which some goods are sold and are sold for a price. But when no goods are sold, where no goods are sold and there is only the doing or rendering of some work of labor, कुछ लोगों ने काम किया है बस उसका ही पैसा तुम्हें देना है, मेकिंग चार्जेस हम लोग कहते हैं। देन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क ऑफ लेबर एंड नॉट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, तो वो कॉन्ट्रैक्ट किसका होगा, वर्क ऑफ लेबर का होगा, वो नहीं होगा। यहाँ पे भी गोल्ड स्मिथ का एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, पेंटर का एग्जाम्पल दिया है, इसमें वो अपनी स्पेशल स्किल्स ऐड करके वो हमको गुड्स जो है ये दे देते हैं। तो ये कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो तुम्हें सिमिलर दिखाई देते हैं, किसके जैसे दिखाई देते हैं, सेल के जैसे दिखाई देते हैं, बट ये सेल नहीं होते। ठीक है, क्लियर, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे वाले पॉइंट पे चलते हैं। एग्जाम्पल्स पढ़ लेना। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं, हम लोगों ने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो देख लिए क्या है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड, क्या बताया मैम, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए क्या क्या चीजें हैं जो बताई गई है। सेक्शन 5 बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड बाय एन ऑफर टू बाय और सेल ऑफ गुड्स फॉर अ प्राइस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ सच प्राइस। हमको सबको पता है पहले ऑफर देना पड़ेगा, किस चीज के लिए, वो गुड्स के लिए। गुड्स कौन से होने चाहिए, मूवेबल गुड्स होने चाहिए और प्राइस के लिए होना चाहिए। इमीडिएट डिलीवरी होगी, ठीक है, और अगर इमीडिएट डिलीवरी नहीं भी हुई तो कह रहे इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स और द इमीडिएट पेमेंट ऑफ प्राइस, बट इट मे बी एग्रीड दैट डिलीवरी इज टू बी मेड एट सम फ्यूचर डेट। ठीक है भाई, मतलब ये फ्यूचर और कॉन्टिजेंट गुड्स की बात कर रहे हैं। देयर मे बी इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड इमीडिएट पेमेंट, मतलब इन शॉर्ट ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की पॉसिबिलिटीज तुमको बता रहे हैं कि कब कब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो जाएगा। पहले तो गुड्स अगर हम लोग सेल कर रहे हैं बायर से सेलर से बायर के पास में, देन या तो उसकी इमीडिएट डिलीवरी हो जाएगी या फिर पेमेंट जो होगा ये इमीडिएट हो जाए, पेमेंट हम लोग इमीडिएटली दे देंगे बट डिलीवरी फ्यूचर में दे देंगे। ऐसा पॉसिबिलिटी तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा क्या, हाँ होगा। इमीडिएट डिलीवरी हो जाएगी बट पेमेंट भी इमीडिएट हो जाएगी। देखना ये पॉइंट कहना है कि इमीडिएट डिलीवरी भी हो जाएगी और इमीडिएट पेमेंट भी हो जाएगा। देन कैन इट मे बी एग्रीड दैट डिलीवरी और पेमेंट बोथ आर टू बी मेड इन इंस्टॉलमेंट, तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो जाएगा। या फिर कह रहे एग्रीड दैट डिलीवरी और पेमेंट बोथ आर एग्रीड मेड एट सम फ्यूचर डेट। इन शॉर्ट यहाँ पे वो तुमको पीएनसी परमिटेशन कॉम्बिनेशन कर दे रहे हैं, पीएनसी कर दे रहे हैं, किसका किसका, डिलीवरी का और पेमेंट का, और पेमेंट का।
तुम तुरंत पेमेंट कर सकते हो, बाद में डिलीवरी दे सकते हो, बाद में पेमेंट कर सकते हो, तुरंत डिलीवरी दे सकते हो, दोनों बाद में कर सकते हो, दोनों एक साथ कर सकते हो, कोई फ्यूचर डेट के ऊपर कर सकते हो। गुड्स के लिए होना चाहिए मूवेबल गुड्स होना चाहिए, बस यही बताया है सेक्शन 5 के अंदर। ओनली एंड ओनली दे आर टॉकिंग अबाउट मूवेबल गुड्स, वो सिर्फ यही कह रहे हैं कि गुड्स जो होने चाहिए ये मूवेबल गुड्स होने चाहिए सोगा के अंदर आने के लिए। कोई भी पीएनसी जो है तुमको बता दिया। एग्जाम्पल पे चलते हैं। R agrees to deliver his old motorcycle valued at rupees 55,000 to S in exchange for a new motorcycle and agrees to pay the difference in cash. It is a contract of sale. तो ये देखना भाई, बेसिक सा एग्जाम्पल ले लिया एक सेल का कि क्या सेल हो सकता है। ठीक है, चलिए आई होप यू आर क्लियर विद दिस ऑल्सो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड सेक्शन 5। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। नाउ सी, से फॉर एग्जांपल इन अ कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर से फॉर एग्जांपल मैं मोबाइल फोन बेच रही हूँ, सो मोबाइल फोन विल बी दी सब्जेक्ट मैटर, है ना। मैं मोबाइल फोन बेच रही हूँ, अगर मैं समझो ये पर्टिकुलर रिमोट जो है ये बेच रही हूँ, तो दिस रिमोट विल बी अ सब्जेक्ट मैटर। तो इन शॉर्ट गुड्स विल बी दी सब्जेक्ट मैटर। क्या कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर, क्या कह रहे हैं, क्या सब्जेक्ट मैटर होगा, तो कह रहे हैं गुड्स विल बी दी सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, चलिए चलते हैं। देखो क्या बता रहे हैं, मैंने जो बताया वही बता रहे हैं। देखो अब कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और सॉरी सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सब्जेक्ट मैटर तुमको समझ में आ गया, क्या चीज जो रहेगी, गुड्स हमको पता है, सब्जेक्ट मैटर रहेंगे कंसर्न, क्या किससे हम कैसे हम लोग कहेंगे कि वो पर्टिकुलर चीज की सब्जेक्ट मैटर है सेल के अंदर। तो सेक्शन 6 एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड्स के बारे में बात करते हैं। द गुड्स विच फॉर्म द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बी एग्जिस्टिंग गुड्स दैट आर एक्वायर्ड, ओन्ड और possessed बाय द सेलर। एग्जिस्टिंग गुड्स हो सकते हैं, ठीक है चलिए। The contract may be sale of goods, the acquisition of which the seller depends upon contingency, which may or may not happen. तो contingent goods हो सकते हैं। यहाँ पे बात कर दी existing goods की, दूसरी बात कर दी contingency की, और तीसरी the goods may be a contract of sale where the seller purport to effect a present sale or future goods of such contract operates an agreement to sell। ये तीनों चीज अगर तुमने देखा तो एग्जिस्टिंग, फ्यूचर और कॉन्टिजेंट गुड्स की बात कर दी। मैम फिर मॉड्यूल में इतना घुमा फिरा के क्या क्यों देते हैं, तो क्या करें यार, मॉड्यूल है ना, हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। बात तो इन्होंने गुड्स की ही की है। कह रहे हैं सब्जेक्ट मैटर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में होगा तो क्या होगा, तो वो कह रहे हैं सब्जेक्ट मैटर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में होगा तो इट विल बी ओनली एंड ओनली गुड्स। ये सिर्फ चाहे फ्यूचर, एग्जिस्टिंग, कॉन्टिजेंट किसी भी तरीके के रहने दो, ये सिर्फ और सिर्फ किस चीज की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं गुड्स की सब्जेक्ट मैटर होगा। सेक्शन 6 कहता है। ठीक है चलो मैम, हमको ये भी समझ में आ गया है। चलो अब देखते एक और बात कर रहे हैं, गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। पेरिशिंग मतलब क्या, अगर खराब हो जाते हैं तो समझो एक सेकंड बिफोर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। ये मेरी टाइमलाइन है, देखना देखना, एक टाइमलाइन बनाते हैं अच्छी से। लिसन, ये एक टाइमलाइन बनाई मैंने, ठीक है चलिए। सेक्शन 7 सेक्शन 8 समझाती हूँ मैं तुमको, एक हम लोग करते हैं नोट से समझते हैं उस चीज को। क्या कह रहे हैं मैम, ये बात कर रहे हैं, चलिए गुड्स पेरिशिंग बिफोर कॉन्ट्रैक्ट। तो ये मैंने बना ली एक टाइमलाइन। यहां मेरा हुआ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, यहां पे हुआ मेरा, अच्छा नहीं दिख रहा है मैम, यहां मेरा हुआ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। समझ में आया, ये एक टाइमलाइन मैंने बनाई है बच्चों जिसमें मेरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, और ये बात कर रहे हैं वो स्पेसिफिक गुड्स की। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किस चीज के लिए हो, याद रखना स्पेसिफिक गुड्स की बात कर रहे हैं। कौन से गुड्स की बात कर रहे हैं बच्चों, स्पेसिफिक गुड्स की बात कर रहे हैं। द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड इफ गुड्स विदाउट द knowledge of seller have at the time when the contract was made perished or become so damaged that they no longer answer to the description given in the contract। भाई यहीं पे तुम्हारे गुड्स, यहीं पे अगर तुम्हारे गुड्स क्या हो जाते हैं, पेरिश हो जाते हैं, और भाई इसके बाद में तो हमको पता है गुड्स एक्चुअल में हो किसके जाएंगे, बायर के हो जाएंगे। इसके बाद में तो हमको पता है कि गुड्स हो किसके जाएंगे, बायर के हो जाएंगे। अभी तक तो गुड्स किसके हैं, सेलर के ही हैं। और अगर वो यहाँ पे पेरिश हो जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के पहले, अगर वो पेरिश हो जाते हैं तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर क्या होगा, उस पर्टिकुलर केस के अंदर ये अगर हम लोग कहें
तो ये एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। ये एग्रीमेंट कैसा हो जाएगा बच्चों बताओ? वॉइड हो जाएगा, क्योंकि भाई इसके कोई हम लोग कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं रहा जाए। समझ में आया? गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, चलिए आगे अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखना एक और टाइमलाइन बनाती हूं, एक और टाइमलाइन बनाती हूं। ये था फर्स्ट, ये सेक्शन 7 था। एक और बनाती हूं। अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां हुआ एग्रीमेंट टू सेल और यहां हुआ सेल। हमको पता है एग्रीमेंट टू सेल कैन बिकम सेल। गुड्स ना क्या हो गए, पेरिश हो जाते हैं। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट अगेन स्पेसिफिक गुड्स का वॉइड हो जाएगा अगर 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 क्या कह रहे हैं, गुड्स पेरिशेस बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल। मतलब इस टाइमलाइन में अगर पेरिश हो जाते हैं, तो इस टाइमलाइन में अगर पेरिश हो जाते हैं तो क्या, हमको पता है एग्रीमेंट टू सेल सेल कब बनता है, वो कंडीशन वगैरह जब फुलफिल कर लेता है तो उस केस में क्या कह रहे हैं, या फिर कोई डैमेज हो जाता है, पेरिश हो जाता है, बिफोर द रिस्क पास टू द बायर द एग्रीमेंट इज देयरबाय अवॉइडेड और बिकम्स वॉइड। ये रिस्क यहां तक जाने के पहले यहीं पे ही कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा तुम्हारा, अवॉइड हो जाएगा। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। दोनों केस समझ में आया क्या? ये था सेक्शन 7, ये था सेक्शन 8। यहां था ऊपर जो बात की थी, ऊपर वाली जो टाइमलाइन बनाई थी वो सेल, वो जो बनाई थी ऊपर वाली जो हमने टाइमलाइन बनाई है, ये बिफोर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट अगर पेरिश हो जाते तो वो वॉइड हो जाएंगे। चलिए भाई, क्योंकि सेलर बायर के पास में गया ही नहीं है ना, तो वो हो जाएंगे। बट अगेन सेकंड वाली जो बनाई एग्रीमेंट टू सेल से सेल के बीच में, दिस वापस बायर के पास में गई नहीं है, तो जब एग्रीमेंट टू सेल सेल के बीच में वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। ठीक है। और फ्यूचर गुड्स का क्या होगा मैम? देखो, अगर कोई भी गुड्स आर स्पेसिफिक द डिस्ट्रक्शन ऑफ सच गुड्स विल अमाउंट ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट शैल बिकम इम्पॉसिबल। और इम्पॉसिबल मतलब पॉसिबल ही नहीं ना, फ्यूचर गुड्स थे, आज के आज खराब हो गए, कुछ पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है ये गुड्स के लिए कुछ करना। तो अब ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। मैम जो आपने पढ़ाया है या फिर जो आपने हमें एग्जाम्पल के तरीके से समझाया, क्या वही दिया है क्या? वो देखने के लिए हम लोग मॉड्यूल चेक करते हैं। चलिए बताइए, चलना क्या कह रहे हैं वो, गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। बच्चों मैंने जो टाइमलाइन बनाई थी वो याद रखना। वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड if कब if the goods without the knowledge of the seller have at the time when the contract was made perished or become so damaged that they no longer answer to the description given in the contract। तो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट ही क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। ठीक है। A agrees to sell B 50 bags of wheat stored in A's godown। ठीक है, ए ने कहा बी से कि मैं 50 बैग ऑफ व्हीट्स जो है तुझे भेजूंगा जो मेरे गोडाउन में रखे। ड्यू टू वाटर लॉगिंग ऑल द गुड्स लॉगिंग वाटर सॉरी ड्यू टू वाटर लॉगिंग ऑल द गुड्स स्टोर्ड इन गोडाउन वर डिस्ट्रॉयड। खत्म खत्म। एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट नाइदर द पार्टीज वाज अवेयर, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। चलिए आगे। गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल, बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल। सेक्शन 8 देखना क्या कहता है, where there is an agreement to sell some specific goods and subsequently the goods without any fault on part of the seller or buyer perish or become so damaged that they no longer answer to the description और before the risk passes, then वो एग्रीमेंट से और सेल के बीच में क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। और फ्यूचर गुड्स के बारे में कहा है कि भाई सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। आई होप यू आर क्लियर विद ऑल दिस थिंग। ऊपर से तो नहीं जा रहा है किसी के, ठीक है, किसी के ऊपर से नहीं जा रहा है, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं। ठीक है, चलिए लास्ट कॉन्सेप्ट बस थोड़ा सा असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस सेक्शन 9 एंड 10। बहुत इजी है, आप मेरे एग्जाम्पल समझ लो सब आ जाएगा। प्राइस मतलब हमको पता है सेल के अंदर क्या होता है, कोई भी मॉनेटरी कंसिडरेशन। तो क्या होता है, सेक्शन 9 कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस क्या है, फिक्स बाय द कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीड टू बी फिक्स इन मैनर प्रोवाइडेड, मतलब वैल्यूअर कोई जो है वो फिक्स करेगा, ऐसा कहती है। प्राइस फिक्स कौन करेगा, असर्टेन कौन करेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट दोनों के बीच में वो आप अपन और तुम्हारे और मेरे बीच में हो कि मैम आप मुझे ये फोन 30,000 रुपए में दे दो, तो मैं अपने तुम्हारे और मेरे बीच में हो तो इट इज फिक्स बाय कॉन्ट्रैक्ट। तुम्हारे और मेरे बीच में इट बी फिक्स बाय कोई वैल्यूअर, कोई थर्ड पार्टी फिक्स करेगा। डिटरमाइन बाय कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन दी पार्टीज। तो ये तीनों मोड से जो है प्राइस को हम लोग असर्टेन कर सकते हैं, ये तो इजी था। बट चलते हैं एग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन। सेक्शन 10 कहता है अगर प्राइस कोई और डिटरमाइन करता है, तो मतलब तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ ए और बी के बीच में और प्राइस जो है ये डिटरमाइन कर रहा है ये थर्ड पार्टी,
टीपी ये थर्ड पार्टी का प्राइस डिटरमाइन कर रहा है, तो क्या कह रहे हैं, when there is an agreement to sell goods on terms that price has to be fixed by third party and has either does not or cannot make such valuation, the agreement shall be void। और कह दिया कॉन्ट्रैक्ट के वक्त कि प्राइस कौन फिक्स करेगा, थर्ड पार्टी, और वो नहीं कर पा रहे तो एग्रीमेंट विल बिकम void, एग्रीमेंट विल बिकम void, ठीक है। In case third party is prevented by the default of either party from fixing the price, the party at fault will be liable to। अगर मैं रोक रही हूं उसे नहीं तो फिक्स नहीं करेगा, तो जो रोक रहा है, जो इन फॉल्ट है, वो पर्सन क्या हो जाएगा, लाइबल हो जाएगा, ठीक है, कि अब तुझे डैमेजेस जो है ये भरने पड़ेंगे, ठीक है, नुकसान तो वही होगा ना। However, a buyer who has received an appropriated goods, अब समझो कि मैंने गुड्स पहले ही दे दिए, मैंने गुड्स क्या कर दिए, दे दिए, और प्राइस डिटरमाइन नहीं हुई, तो जो बायर है उसे क्या करना पड़ेगा, इवेंचुअली रीजनेबल अमाउंट मुझे वो गुड्स की पे करनी पड़ेगी, वो बायर को, बायर मुझे पे करेगा। समझ में आ गया तीनों? मैम नहीं समझ में आया? सेक्शन 10 कहता है अगर कोई पार्टी अगर थर्ड पार्टी प्राइस फिक्स कर रही है और अगर वो फिक्स नहीं करती है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। अगर कोई एक पार्टी बायर या सेलर से कोई उसे रिस्ट्रेन कर रहा है तो जो उसे रोक रहा है वो पार्टी डैमेजेस देंगी, ये भी समझ में आ गया। तीसरा, अगर गुड्स समझो थर्ड पार्टी ने डिटरमाइन नहीं किए और गुड्स बायर ने यूटिलाइज कर लिए, बायर को गुड्स पोजीशन के अंदर आ गए, तो उसकी रीजनेबल प्राइस बायर को सेलर को देनी पड़ेगी। समझ में आ गया क्या भाई बच्चों, बताओ समझ में आ गया क्या, कोई दिक्कत की बात है क्या? नहीं, चलिए चलते हैं, क्या बता रहे हैं। P is having two bikes, ठीक है, he agrees to sell both of the bikes to S at the price to be fixed by the Q, ठीक है, he gives delivery of one bike immediately and Q refuses to fix the price, और Q कहता है नहीं मैं प्राइस फिक्स नहीं करूंगा। As such, P asks S to return the bike already delivered while S claims to the delivery of the second bike too। S बोलता है नहीं भाई तू मुझे दूसरी बाइक दे, Q ने प्राइस, मैं क्या करूं? तो इन दिस सर्कमस्टांसेस में बायर S जो है ये शैल लायबल कि P को वो जो है P for the bike already taken, और as regard the second bike the contract तो है वो अवॉइड हो सकता है एज अ थर्ड पार्टी ने फिक्स ही नहीं किया। मैम नहीं समझ में आएगा, यहाँ पे क्या हुआ था, तीन जन है, P और S, P जो है ये सेलर है, S जो है ये बायर है, और Q ना प्राइस डिटरमाइन करने वाला था। P के पास में एक्चुअली में दो बाइक थी, P ने एक बाइक तो दे दी S को, ठीक है, बट दूसरी बाइक जब देनी थी ना तो वो थोड़ा सा वो कह रहा है कि लेट दिस पर्सन डिसाइड द प्राइस, बट उसने प्राइस डिसाइड नहीं की। अब S ने एक बाइक तो यूज कर ली, अब S क्लेम कर रहा है नहीं तो मुझे दूसरी भी बाइक दे। अरे भाई पहली बात तो तू एक काम कर, रीजनेबल पैसे दे दे इसको, किसको, P को, और दूसरी चीज Q ने प्राइस डिटरमाइन नहीं की, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। बच्चों समझ में आया क्या, बताओ। सेक्शन 9, 10 आज जो हमने सेक्शन लिया, कॉन्ट्रैक्ट्स देखे, ये सब। आपको कोई भी डाउट है तो आप पहले नोट्स बनाई हैं, और आपको नोट्स बनाने के बाद में ही समझ में आएगा कि कितने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं और कितने नहीं है। ये था हमारा फर्स्ट यूनिट। विल मीट फॉर द नेक्स्ट यूनिट इन नेक्स्ट लेसन, ठीक है, चलो।